Assalamu alaikum students, welcome to academic reading and writing. Today our topic is essay writing. Let's start. The word essay is defined in the concise Oxford Dictionary as a literary composition, usually prose and short on any subject. यानी कि ये एक ऐसी लिटरेरी कंपोजिशन है जो कि प्रोज की फॉर्म में है, यानी कि वो पोइट्री की फॉर्म में नहीं है, और ये छोटी फॉर्म में है, यानी कि एक बुक की शक्ल में नहीं है या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स की शक्ल में नहीं है, बल्कि एक छोटे से राइटिंग की शक्ल में हम किसी ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर जब बात करते हैं तो हम उसे ऐसे कहते हैं। ये एक लिखी गई कंपोजिशन होती है जिसमें कोई भी आप या मैं अपने पर्सनल आइडियाज़ और अपने ओपिनियन का इजहार करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। मगर ये जो टर्म है ये तकरीबन हर तरह की रिटन कंपोजिशन के ऊपर सही समझी जाती है, वेदर इट एक्सप्रेसेस पर्सनल ओपिनियन और गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी गिवन सब्जेक्ट और डिटेल्स ऑफ अ नैरेटिव और डिस्क्रिप्शन। तो ये किसी किस्म की भी अगर राइटिंग हो, मगर वो अगर पोइट्री की फॉर्म में नहीं है तो वो एक ऐसे कहलाएगी। अब एक ऐसे में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो उनमें यूनिटी है, ऑर्डर है, ब्रेविटी है, स्टाइल है और पर्सनल टच है। कैसे? एक ऐसे के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी कैसे होनी चाहिए कि जो एक टॉपिक के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी टॉपिक के बारे में ही हो, इधर उधर की बातें उसमें शामिल ना हो। फिर उसके अंदर उसको ऑर्डरली मैनर में अ, अ, उसको ट्रीट किया गया हो, यानी कि उसके अंदर एक सीक्वेंस या उसके अंदर ऑर्डर पाया जाए, यानी कि बहुत सारे अल्फाज को या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके हमने एक जगह पे ना डाल दिया हो, बल्कि उसका एक तरतीब होनी चाहिए उसके अंदर। और फिर इसके अंदर बड़ा कम्पैक्ट और कंसाइज़ होना चाहिए इसे, यानी कि बहुत लंबा ना हो कि बाज़ दफ़ा तो बताया जाता है कि आपने ऐसे किस साइज़ का लिखना है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड्स कितने होने चाहिए। और बाज़ दफ़ा तो ये हमें ख़ुद से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितने मार्क्स का ये टॉपिक है, यानी कि ये जो ऐसे है कितने मार्क्स का है, और उस हिसाब से हम फिर अपना टाइम डिवाइड करते हैं। तो और ये हम उसकी लेंथ डिसाइड करते हैं कि कितनी लेंथ का लिखा जाएगा। तो ये ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो कि पढ़ना मुश्किल हो जाए, और उसका जो स्टाइल है वो बड़ा सिंपल होना चाहिए, बड़ा डायरेक्ट और क्लियर होना चाहिए, यानी कि डाउट नहीं होना चाहिए कि जी हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर दूसरे को समझ नहीं आ रही, या हमें ही समझ नहीं आ रही कि हम क्या लिख रहे हैं। और लास्टली उसके अंदर हमारा पर्सनल एक्सप्रेशन, हमारा पर्सनल रिफ्लेक्शन या हमारे अपने पर्सनल टच राइटिंग में ज़रूर होना चाहिए। अगर हम टाइप्स ऑफ एसेस को देखें तो एसेस आर क्लासिफाइड इन 4 और 5 टाइप्स, जिसमें एक नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है, रिफ्लेक्टिव है, इमेजिनेटिव है। तो अब इसे हम वन बाय वन देखते हैं कि ये किस किस तरह के एसेस होते हैं। सबसे पहले हम नैरेटिव को देखते हैं। इन अ नैरेटिव ऐसे द राइटर टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। व्हाइल टेलिंग अ स्टोरी may sound easy to do, the narrative essay challenges students to think and write about themselves. When writing a narrative essay, writers should try to involve the reader by making the story as vivid as possible. तो ये जो हमारे पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ये एक्चुअली उनके बारे में होता है। तो लाइक माई फर्स्ट ईयर एट कॉलेज या माई सेल्फ, तो बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट या अपनी हॉबी या अपने अपने बारे में या अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ के बारे में जो मेरी ज़ात से रिलेटेड है उसके बारे में बात करूँ तो वो नैरेटिव ऐसे आ जाता है। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव को हम देखते हैं तो आ डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स। तो ये एक तस्वीर बनाती है अल्फाज के ज़रिए। तो इसमें हम किसी इंसान को डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लेस को, किसी ऑब्जेक्ट को, और इवन किसी स्पेशल सिग्निफिकेंस की जो मेमोरी है उसको भी हम इसमें बता सकते हैं। तो माई पेरेंट्स, माई मदर, माई टीचर, या फिर अ विज़िट टू अ ज़ू, अ विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, या फिर अ पिकनिक पार्टी, या किसी चीज़ के बारे में जब हम कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि अ स्कूल वैन और अ पेन, लाइक इस तरह की चीज़ें जब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो और इसके साथ साथ मैंने पहले ज़िक्र किया था कि माई फर्स्ट ईयर एट कॉलेज या माई लास्ट ईयर एट स्कूल, ये इस टाइप के, बल्कि ये नैरेटिव की बजाय डिस्क्रिप्टिव की तरफ आते हैं। तो इसमें भी हमने एक सीन क्रिएट करना होता है, हमने एक
अल्फाज के ज़रिए एक पिक्चर पेंट करनी होती है और हमें इसके अंदर ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ करने होते हैं कि रीडर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए और उसको फील करना शुरू कर दे, बिल्कुल वैसे ही उस एक्सपीरियंस को जैसे हमने फील किया है। द डिस्क्रिप्टिव ऐसे strives टू कम्युनिकेट a deeper meaning through the description. In a descriptive essay, the writer should show through the use of colorful words and sensory details. तो इसके अंदर sensory details हो ताकि पढ़ने वाला उससे वैसे ही फील करे जैसे हमने फील किया था। अब बात करते हैं एक्सपोजिटरी एसेस की। एक्सपोजिटरी एसेस क्या होते हैं? ये किसी भी टॉपिक को डिफ़ाइन करते हैं, उसमें हम फैक्ट्स को यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम रिसर्चेज और स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं और उसमें एग्जांपल्स देते हैं। अगर हम देखें तो मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग के टॉपिक में ये सारी बातें बताई थी कि हमने पहले एक रीज़न देनी है, फिर उसको हमने एक्सप्लेन करना है, फिर हमें उसका एग्जांपल देना है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि यूजिंग फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स, तो हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो इन 3-4 चीज़ों के मिक्सर से बात करते हैं। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग किस चीज़ को कवर करती है? तो इसमें बहुत सारे कंपैरिजन कंट्रास्ट के ऐसे आ जाते हैं, किसी चीज़ पे हम एक्सपोज करते हैं किसी चीज़ को, कॉज एंड इफ़ेक्ट पे बात करते हैं, लाइक पोल्यूशन हो गया कि क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर हाउ टू मेक सैंडविच, हाउ टू मेक टी, हाउ टू गो फॉर अ वॉक, या इस टाइप के जिसमें हाउ टू या जिसमें प्रोसेस होता है, यानी कि कुछ हम साइंटिफिक रिसर्च की अगर बात कर रहे हैं या कोई हमने साइंटिफिक रिसर्च की है तो उसके अंदर हम जब डिस्क्राइब करें तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो एक्सपोजिटरी में एक्चुअली हम पहले तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं रीडर को अपने टॉपिक से, और फिर हम एक अपना स्टैंड पॉइंट लेते हैं और फिर हम उसको सपोर्ट करते जाते हैं। रिफ्लेक्टिव एसेस में एक्चुअली हम अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन देते हैं, हम अपनी पर्सनल ओपिनियन देते हैं। आ रिफ्लेक्टिव ऐसे कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट्स ऑन सम टॉपिक विच इज़ जनरली ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नेचर। तो एक्सपोजिटरी रिफ्लेक्टिव में क्या फ़र्क है कि एक्सपोजिटरी को हम थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट नेचर की चीज़ों की बात करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नेचर की चीज़ें कौन सी हैं? जिसमें हैबिट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर हमारा बेशक हम उनको स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट्स के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें ज़्यादातर हमारा पर्सनल रिफ्लेक्शन शामिल होता है और इसमें फ़िलोसफिकल सब्जेक्ट्स और रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल टॉपिक्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। Imaginative essays is just like telling a story. Essays on subjects such as the feelings and experiences of the sailor wrecked on a desert island may be called imaginative essay. ठीक है, जिस पर हम अब अज्यूम करते हैं, खुद से इमेजिन करते हैं कि ये मामला ऐसे हो तो हम हमारा रिएक्शन क्या होगा या हम कैसे एक्ट करेंगे। और in such, the writer is called to place himself in imagination in a position of which he has had no actual experience. ये यहाँ पर एक्चुअली हम उन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं जो हमने एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं किए होते। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं, इफ़ आई वर अ किंग, और इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इफ़ आई वर एजुकेशन मिनिस्टर, द या फिर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हॉर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ चेयर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पेन, लाइक इस टाइप के जो ऐसेज होते हैं ये एक्चुअली इमेजिनेटिव ऐसे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ऐसे राइटिंग में एक्चुअली क्या होता है और ये एक पैराग्राफ राइटिंग से कैसे डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग में हम एक पॉइंट को पकड़ते हैं और उसका सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसके अंदर ही हम एक्चुअली रीज़न लेते हैं, उसी के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करते हुए उसके एग्जांपल दे देते हैं। मगर ऐसे राइटिंग एक पैराग्राफ से बड़ा होता है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि जो हमने 3 या 4 एग्जांपल्स लिए हैं उनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, बल्कि उसको अगर एक पैराग्राफ के अंदर कवर कर रहे हैं तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर हम उसके कॉन्ट्रेरी या उससे रिलेटेड कोई और आर्गूमेंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कोई और आर्गूमेंट दे सकते हैं उसी तरह से। तो अब देखते हैं
एक ट्रायंगल सबसे ऊपर ब्लू कलर में बना हुआ है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि पहले हम एक जनरल स्टेटमेंट लेते हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, और इसी पैराग्राफ के अंदर हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे देते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? एक्चुअली वो मेन आइडिया जिसको हमने इस पूरे ऐसे के दौरान सपोर्ट करना होता है, एक्चुअली हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही दे देते हैं। फिर इसके बाद बॉडी पैराग्राफ आता है। अब बॉडी पैराग्राफ कैसा होता है और उसको कैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग के अंदर बताया है। तो मेन आइडियाज़ को ये वन बाय जो थीसिस के अंदर मेन आइडिया है उसको ये वन बाय वन सपोर्ट करता चला जाएगा। और ये जो बॉडी पैराग्राफ होता है, जो ये हमेशा एक टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है और इसके एंड पे हम इसी टॉपिक सेंटेंस को कंक्लूड करके एक नए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे एंड पे ये जो रेड ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली कंक्लूजन का पैराग्राफ है, जहाँ पर हमने जितने भी आर्गूमेंट्स ऊपर दिए हैं उनकी एक ब्रीफ समरी देते हुए अपने मेन पॉइंट की तरफ आना होता है, जो कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर दिया होता है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक पैराग्राफ राइटिंग के हैं, मगर पैराग्राफ राइटिंग एक शॉर्ट राइटिंग होती है, जबकि एक ऐसे राइटिंग पैराग्राफ से थोड़ी ज़्यादा बड़ी राइटिंग होती है, मगर उसके एलिमेंट्स बिल्कुल ऐसे हैं, मगर ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं। तो एक नॉर्मल जो एक ऐसे होता है, कम से कम अगर हम देखें तो एक आइडियल ऐसे को हम 5 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसको आप ये देख रहे हैं कि पहला पैराग्राफ जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ, और तीसरी स्टेटमेंट जिसे हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, 2, 3, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। तो ये इन टोटल ये 5 पैराग्राफ हैं। अब एक इफ़ेक्टिव ऐसे हम कैसे लिखते हैं? तो एक इफ़ेक्टिव ऐसे के अंदर कम से कम 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। बिगिनिंग क्या है? इंट्रोडक्शन है। मिडल क्या है? बॉडी पैराग्राफ्स हैं। और एंड क्या है? कंक्लूजन है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 5 पैराग्राफ जो हैं एक नॉर्मल ऐसे के लिए आइडियल समझे जाते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, द नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एसे, एंड द फिफ्थ एंड फाइनल पैराग्राफ इज द कंक्लूजन। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे। हियर यू शो द मेन आइडिया ऑफ योर एसे. It must be interesting to your reader and must say why your topic is important. तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो हमें 3 से 4 टॉपिक दिए गए होते हैं, तो हमने सबसे पहले वो वाला टॉपिक चूज़ करना है जो जिस पे हमारी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, या जिस पे हम ज़्यादा आसानी से बात कर सकते हैं। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि जब हमने स्टार्ट लेना है, जब हमने इंट्रोडक्शन देना है, तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसी बात उसके अंदर होनी चाहिए, उसको एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टार्ट देना है कि रीडर मजबूर हो जाए, पढ़ने वाला मजबूर हो जाए कि मैंने इस ऐसे को फर्दर पढ़ना है। द मेन आइडिया ऑफ द ऐसे इज स्टेटेड इन अ सिंगल सेंटेंस कॉल्ड द थीसिस स्टेटमेंट। तो पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देना है, जनरलाइज से स्पेसिफिकेशन की तरफ आना है, और इसी दौरान हमने अपना थीसिस स्टेटमेंट दे देना है, यानी कि जिस बात को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं या जो हम अपना व्यू देने जा रहे हैं, वो भी हम इसी के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवा देना है। और साथ में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी दे देनी है अपने टॉपिक की, और इसमें हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बाद में ऐसे के दौरान हम उसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो उसका पार्ट होता है उसको हम द हुक कहते हैं। हुक क्या होती है कि इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक ओपनर consists of several statements that pull the reader into the essay, यानी कि एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात होती है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग ओपनिंग होती है कि उस हुक में एक्चुअली वो हमने एक हुक है जिसके साथ हमने अपने रीडर को बांध दिया है, और फिर उस हुक को हमने फंसा दिया है एक ट्रांजिशनल सेंटेंस के साथ। ट्रांजिशनल सेंटेंस क्या है? यानी कि हमने एक जनरलाइज बात शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मतलब की बात की तरफ आ रहे हैं। तो अब वो जो मतलब की बात हम कर रहे हैं उसको हमने जोड़ा अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? ये 1 और 2 सेंटेंसेस में होता है। ये एक्चुअली उस पूरे ऐसे के आइडिया को सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि वो एक मेन बात होती है जो हमने पूरे ऐसे के दौरान बाद में करनी है। पार्ट्स ऑफ एन ऐसे अगर हम बात करें तो हुक और ड्रामेटिक ओपनर, इस पे दोबारा हम बात करें। हुक्स
are used to grab your reader's attention at the beginning of a paragraph or in a report or essay. The hook is often a short sentence and is placed before the topic sentence. तो ये टॉपिक सेंटेंस से पहले लिखी जाती है, यानी कि हम एक जनरलाइज करके एक बड़ी मज़े की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रांजिशन की अगर बात करें तो ट्रांजिशन में ट्रांजिशन सेंटेंसेस आर वाइटल डिवाइसेस फॉर एसेज, पेपर्स और अदर लिटरेरी कंपोजिशंस. They improve the connections and transitions between sentences and paragraphs. They thus give the text a logical organization and structure. तो transition actually transitional sentence की तो हम बात कर रहे हैं, मगर ओवरऑल अगर हम transitions की बात करें तो ये actually logical sequence और organization और structural unity लेके आता है essay के अंदर. Thesis statement. A very basic thesis statement is one or two sentences at the end of the first paragraph that tells the reader the main idea of your essay. तो एक तीन चीज़ें एक thesis statement के अंदर होनी चाहिए. It should clearly express what the essay is about. इस thesis statement के अंदर लाजमी तौर पर बहुत clearly पता होना चाहिए कि essay में actually कौन सी बात की जा रही है, कौन सी बात होने वाली है. फिर ये एक डिस्कसेबल पॉइंट क्रिएट करें, यानी कि ये फैसला ना दे दें कि ये बात ऐसे ही है, बल्कि बिल्कुल ऐसा है जिससे हम बहस के मूड में हों कि जी हाँ, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं किस तरह का पॉइंट है. और साथ में ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, ऐसे कि ये इसका क्या स्ट्रक्चर होगा. लाइक कि हम अगर तो किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए लिख रहे हैं तो हमें पता है कि अब आगे जो भी बात होगी वो इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, और अगर हम किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बात करने जा रहे हैं तो रीडर को पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब जितनी भी बात होगी एक्चुअली इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट है या कोई भी चीज़ है उसको डिस्कस करने के लिए हो रही है. अगर हम बॉडी ऑफ एसे की बात करें, सपोर्टिंग पैराग्राफ की, दे मेक द बॉडी ऑफ योर वर्क, दे डेवलप द मेन आइडिया ऑफ योर एसे. टू कनेक्ट योर सपोर्टिंग पैराग्राफ यू शुड यूज स्पेशल ट्रांजिशन वर्ड्स, जिसमें हम कनेक्टर्स और कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. ट्रांजिशन वर्ड्स लिंक योर पैराग्राफ्स टुगेदर एंड मेक योर एसे easier to read. Use them at the beginning and end of your paragraph. तो ट्रांजिशन एक्चुअली सिर्फ ये नहीं है कि हमारे उसको कनेक्ट कर रहे हैं पैराग्राफ्स को, बल्कि ये एक बात से बात निकालते हैं. एक्चुअली ट्रांजिशन ये भी है कि बात से बात निकालना, कि पहले पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी बात की जाए कि जो दूसरे को सपोर्ट कर रही हो. ईच पैराग्राफ इन द बॉडी ऑफ द एसे कंटेन्स द फॉलोइंग सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस हो, डिटेल सेंटेंस हो और कंक्लूडिंग ट्रांजिशनल स्टेटमेंट हो. अब डिटेल सेंटेंस में हमने अपनी वन बाय वन डिटेल देते जाना है, साथ साथ उसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू प्रूव करते जाना है. कंक्लूडिंग और ट्रांजिशनल सेंटेंस में क्या होगा कि एक तरफ हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे या जिस पॉइंट को हमने टच किया है एक पैराग्राफ के अंदर, ना सिर्फ हम उसको कंक्लूड करेंगे बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जिसमें हमारा जो रीडर है वो रेडी हो जाए हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के लिए. अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो वो हमने जो 2 या 3 पैराग्राफ जो हमने लिखने हैं, ये सारे मामला तो उसके लिए थे. अब हम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ की तरफ आते हैं. द एंड. दिस पार्ट कंटेन्स द कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स. प्रूव दैट द थीम announced at the beginning of the essay is full disclosed. Necessarily express your personal opinion about the work done. अब एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक तो समरी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम जो कुछ भी हमने अपने ऐसे के अंदर 3 या 4 पैराग्राफ्स के अंदर कहा है उसको समराइज़ करना होता है, ताकि हम ऐसे के मेन आइडिया को रीइंफोर्स कर सकें और उसको थोड़ा फ्रेश कर सकें. दूसरा, द क्लिंचर इज़ द फाइनल थॉट विच शुड क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द रीडर. इट इज़ ऑल्सो रेफर टू द एज द क्लोजर इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द रीडर. तो क्लिंचर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आखिरी बार एक कोशिश करते हैं अपनी उसी थीसिस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करने की, ताकि रीडर के ऊपर एक बार फिर हम एक अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें और उसको रीइंफोर्स कर सकें कि जो बात हमने कही है वो बिल्कुल ठीक कही है.
यहाँ पर हम रिवीजन की बात करते हैं कि जब हमने एक ऐसे लिख लिया है तो हमें उसको रिवाइज करना है। तो रिवीजन और प्रूफ रीडिंग में फ़र्क होता है, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ रिवीजन की पहले बात करूँगी। रिवीजन इज़ एक्चुअली समथिंग अ गुड राइटर डज थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस। रिवीजन डज नॉट मीन recopying what you have already written. Revision means making changes to the content of the paper so that every word, sentence, and paragraph makes sense to the reader. रिवीजन एक्चुअली हम ये देखते हैं कि क्या हमारा लॉजिकल सीक्वेंस ठीक है, क्या हमने एक बात से दूसरी बात जो की है क्या वो ठीक की है, और इसके अंदर अगर कोई बात जो रेलिवेंट नहीं है उसको निकाल दें, या हमें लगता है कि किसी बात को ऐड किया जाए तो वो हम उसके अंदर ऐड कर दें, यानी कि इसके अंदर हम कंटेंट चेंज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये रिवीजन के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर तो हमारे पास सफिशेंट टाइम है तो हम अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि हम सिर्फ आउटलाइनिंग या माइंड मैपिंग कर सकते हैं रफ ड्राफ्ट की सूरत में, मगर रिवीजन का बहुत सारा टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जामिनेशन में। तो ये वाली जो रिवीजन वाला मामला है एक्चुअली जब हम घर पे बैठ के कोई राइटिंग करिए या असाइनमेंट बना रहे हैं या खुद से कोई ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो ये रिवीजन वाला मामला वहाँ पे होता है। तो एग्जामिनेशन में तो टाइम पहले ही शॉर्ट होता है और उसके अंदर बड़े लिमिटेड टाइम के अंदर इस रिवीजन को हम इतना पॉसिबल नहीं होता हो, तो उसके लिए ये होता है कि हम पहले आउटलाइनिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग के अंदर बताया था कि हमने आउटलाइनिंग करनी है, कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं और फिर उसको हमने अरेंज करना होता है कि किस पॉइंट को हमने कहाँ पे लिखना है। तो अब एक रिवीजन के अंदर 3 चीज़ें हैं जिसको हमने फॉलो करना है। क्लैरिटी इज़ द ऐसे क्लियरली एंड लॉजिकली रिटन, यानी कि क्या ये ऐसे क्लियर है जिस पॉइंट पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो क्या हमने उस पॉइंट पे क्लियरली बात की है, और क्या ये लॉजिकली रिटन है, यानी कि जो बात हमने की है उसको हमने सपोर्ट भी किया है लॉजिक के साथ या नहीं। दूसरा, क्या उसके अंदर पैराग्राफ्स के अंदर सेंट्रल आइडिया रिलेट कर रहा है, क्या सारे पैराग्राफ्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या उनके अंदर यूनिटी मौजूद है, ये क्या ये कंप्लीट होल के तौर पे नज़र आ रहा है, और कोहेरेंस टू द आइडिया फ्लो स्मूथली, यानी कि बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी परेशानी की एक बात से दूसरी बात खुद ब खुद निकलती चली जाए, दैट इज़ कोहेरेंस। अब मैं यहाँ पे प्रूफ रीडिंग की बात करती हूँ। तो प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिवीजन, वेयर एज रिवीजन फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द कंटेंट ऑफ द essay. Proofreading deals with recognizing the correct errors and correcting the errors of punctuation, capitalization, spelling and grammar. तो प्रूफ रीडिंग में हम क्या है कि हम चेक करते हैं कि ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, स्ट्रक्चर की मिस्टेक तो नहीं है, पंचुएशन की मिस्टेक या कैपिटलाइजेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा इसकी मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चेक लिस्ट एक मैंने दी हुई है, तो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पैराग्राफिंग क्या सही हुई हुई है, क्या इसके अंदर फ्रेगमेंट्स या रन ऑन सेंटेंसेस तो नहीं है, प्रोनाउन रेफरेंसेस क्लियर हैं, वर्ब का सही इस्तेमाल हुआ है, कोमास और सेमी कॉलन्स वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल है, कैपिटलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है, या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं कि एक क्लैरिटी के लिए और एक अच्छे राइटिंग के लिए, अच्छे इंप्रेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम रेफरेंसेस जो आपको आपकी पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप इन लिंक्स पे जाके अपने ऐसे राइटिंग को आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चेक कर सकते हैं। सो इट इज़ अ शॉर्ट lecture on essay writing. If you have any question in your mind, you can ask your question on Easy Class platform.